आज का सऊदी और उस वक्त का सऊदी, आज से 15 साल पहले का सऊदी बहुत ही अलग था। मतलब सिचुएशन ये थी कि जब मैं पहली बार दमाम एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मतलब जिस नज़र से वो लोग देख रहे थे, हक़ारत की नज़र से बेसिकली कह सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू निशान। हर इंसान अपने पीछे एक निशान छोड़ जाता है। किसी का निशान उसके किरदार में होता है, किसी का निशान उसके काम में होता है। तो आज हम अपना पहला पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं और अपने व्यूअर से हम जानेंगे और अपने गेस्ट से हम भी जानेंगे कि वो अपने पीछे कौन सा निशान छोड़ते जा रहे हैं, अपने किरदार का, अपने काम का, अपने अच्छे अमाल का, अपनी क्या लेगेसी है उनकी। तो हमारे साथ आज मौजूद है इंजीनियर इफ्तिखार, जो 18 साल से दुबई में हैं और मुख्तलिफ़ कंपनी में काम कर चुके हैं, और ये सिविल इंजीनियर हैं, अभी कंस्ट्रक्शन मैनेजर पे काम कर रहे हैं। दूसरे गेस्ट हमारे इंजीनियर हम्माद हैं। इनका भी एक्सपीरियंस तकरीबन 18 साल का है और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे रह चुके हैं, सऊदी, क़तर, ओमान, दुबई, और अभी ये दुबई में बिज़नेस कर रहे हैं फ़िट आउट का। तो हम्माद भाई, पिछले 2008 से आप सऊदी में रह रहे हैं? नहीं, सबसे पहले 2010 में हम गए थे सऊदी। अच्छा। 2010 में सऊदी गए और उस टाइम में सऊदी वैसा नहीं था जैसा आज का सऊदी है। बहुत डिफरेंट सऊदी था, मतलब रूल्स के सेंस में, और वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनकी जो मेंटालिटी थी। आज का सऊदी और उस वक्त का सऊदी, आज से 15 साल पहले का सऊदी बहुत ही अलग था। मतलब सिचुएशन ये थी कि जब मैं पहली बार दमाम एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मतलब जिस नज़र से वो लोग देख रहे थे, हक़ारत की नज़र से बेसिकली कह सकते हैं कि मतलब कोई लगता है मिस्कीन आ गया उनकी कंट्री में। खैर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जॉब अच्छी थी, वर्क प्रोफाइल अच्छा था, प्रोजेक्ट अच्छे थे, तो अच्छा वक्त गुजरा। 1 साल सऊदी में जॉब करने के बाद फिर मैं मूव कर गया ओमान। अच्छा, ओमान जी। तो ओमान में कहाँ थे? अगर मेरा ओमान में मस्कत में था मैं। अच्छा। और मस्कत में ही हमारा प्रोजेक्ट था एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। और अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन देखूं तो जितने भी जिस कंट्रीज़ में मैंने विज़िट किया है या रहा है, तो जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है वो ओमान का रहा है। ओमान, सही बात, ओमान अभी भी बहुत स्लो और अच्छा है। बहुत स्लो, हाँ, वो मतलब वैसे रश नहीं है वहाँ पे। भाग दौड़, एग्जैक्टली, गाड़ी और स्लो एंड स्टडी, और लोग बहुत अच्छे वहाँ के। और बड़ा भी है बहुत। बड़ा भी है, और घूमने की अलग जगह अलग बहुत। तरह का वहाँ पे जगह भी है, जैसे मतलब ठंडी जगह भी है। ठंडी जगह भी है, जैसे आप वहाँ चले जाइए, सलाला। जबल अख्तर, मतलब जो मस्कत के नज़दीक है। सलाला तो फिर भी थोड़ा दूर है, लेकिन जबल अख्तर और भी 1-2 जबल है वहाँ पे, बहुत ही अच्छी जगह है। आप मस्कत में थे? मैं मस्कत में था। मस्कत तो जैसे अबू धाबी जैसा जगह होगा मुझे लगता है। थोड़ा ज़्यादा खुला है अबू धाबी से, और लैंडस्केप भी थोड़ा डिफरेंट है। मतलब मस्कत शहर के अंदर भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी वादी में हैं। मतलब प्रोजेक्ट क्या था वहाँ पे? प्रोजेक्ट हमारा 2 प्रोजेक्ट थे बेसिकली वहाँ पे। एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का था, और एक हमारा एक्चुअली वेस्ट वाटर से रिलेटेड ही एक इरिगेशन सिस्टम था। जो वेस्ट वाटर का जो आउटलेट था वो इरिगेशन के लिए बाकी मस्कत के जो आउटस्कर्ट्स में फार्म हाउसेस थे वहाँ तक वो डिलीवर करना था। अच्छा, ये तो बड़ा प्रोजेक्ट था। वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, था, बड़ा था। और मस्कत के टेरेन के अकॉर्डिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था, क्योंकि जो रॉकी वो है वहाँ का, माउंटेन से, तो तकरीबन हम सॉइल रॉकी है वहाँ पे। जी, वहाँ पे हम लोग माइक्रो टनलिंग भी यूज़ कर रहे थे, और टनल बोरिंग मशीन भी यूज़ कर रहे थे, छोटे साइज़ की, जो मेन पाइप थे उनके लिए। फिर मस्कत में रहने के बाद फिर मैं मूव कर गया कुर्दिस्तान बेसिकली इराक़ का ही एक ऑटोनोमस रीजन है। वहाँ पे तकरीबन मैं 1 साल रहा। वहाँ पे क्या बोलते हैं लोग कुर्दिस्तान में? कुर्दिस्तान में कुर्दिश लैंग्वेज बोलते हैं। तो अरबी से मिलता जुलता है? नहीं, कुर्दिश लैंग्वेज क्या कहें, उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स उर्दू के हैं। अच्छा। बहुत सारे वर्ड्स उर्दू के यूज़ होते हैं कुर्दिश लैंग्वेज में। और लैंग्वेज कुछ कह सकते हैं कि अरबी से तो डिफरेंट है, पर्शियन से थोड़ा ज़्यादा मिलता है, पर्शियन से ज़्यादा मिलता है वो। और लोग भी बहुत अच्छे। ज्योग्राफी कैसी है, मतलब वो ईरान और इराक़ के बीच में है कहीं पे? नहीं, इराक़ और तुर्की के बीच में है वो।
अच्छा, मतलब ऊपर साइड पे, हाँ, और इराक के नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न एरिया में। इराक के नॉर्दर्न। वहाँ पे भी लोग पर्शियन बोलते हैं, पर्शियन नहीं है, वो कुर्दिश है, कुर्दिश है। कुर्दिश लैंग्वेज है। तो वर्ड्स तो वैसे भी अरबी में और पर्शियन में तो काफ़ी ज़्यादा है उर्दू के, बहुत सारा तो वही सेम उसमें भी काफ़ी सारे लैंग्वेज, बहुत मतलब वर्ड्स बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। एक तो बहुत बड़ी डिस्कशन है कि रूट्स पहला कौन सा है। हाँ, वहाँ पे जैसे जो ऑटोनमस रीजन है कुर्दिस्तान का, एरबिल शहर है उसका कैपिटल, तो उसके अंदर एक रिहायशी इलाका है जो कहते हैं कि लॉन्गेस्ट इनहैबिचुएटेड प्लेस है वो, मतलब वहाँ पे कंटिन्यूअस अगर आबादी देखी जाए तो वहाँ पे लोग जो सबसे ज़्यादा टाइम से कंटिन्यूअसली वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तकरीबन 5,000 साल से वहाँ पे लोग रह रहे हैं। जी, रह रहे हैं, मतलब कभी खत्म, कभी वो मतलब खत्म नहीं हुआ। जैसे बहुत सारे कंट्रीज में बहुत जी, अगर मतलब वो अगर सिविलाइजेशन के सेंस से बात की जाए तो 5,000 साल का कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है उनका, मतलब वहाँ पे लोग कंटिन्यूअसली रह रहे हैं। वो है एरबिल में। आर्किटेक्चर कैसा था वहाँ कुर्दिस्तान का? कुर्दिस्तान की ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात लग रहा है। मतलब सऊदी में तो बहुत सारे काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था, जानते हैं। वो एक्चुअली जाने से पहले काफ़ी लोगों ने मुझे वहाँ डराया था कि मतलब सेफ नहीं है और वो है, लेकिन हाँ मतलब पहले मुझे भी थोड़ी मतलब घबराहट तो थी, लेकिन पहुँचने के बाद फिर ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ। हमारा साइट का जो था एरिया काफ़ी सिक्योर एरिया था। कम्युनिकेशन कैसे होता था? किस चीज़ में? मतलब बातचीत या जो इंग्लिश कॉमन मीडियम था, हाँ, इंग्लिश कॉमन मीडियम। लोकल लोग भी रहा होगा, और लोकल लोग तो अल्टीमेट, मतलब आप ऐसे कहीं गली से भी गुजर जाए तो आपको कोई लोकल अगर वो दिख गया तो वो अपने घर बुला लेगा, चाय कॉफी, मतलब उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा। हाँ, वो मतलब कि लोग बाहर के लोग भी आते हैं काम करते हैं, तो कम होगा एक्सपीरियंस। सही बात। और आपका इफ्तिखार, आप पहले कब आए थे सबसे पहले दुबई में? मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 2008। सबसे पहले मैं 2008 में आया था और कंपनी थी मेस्क। और मेस्क में जो है ना, मैंने समझ लें कि अपनी लाइफ का जो पार्ट है ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैंने ऑलमोस्ट वहाँ पे 15 इयर्स जो है ना काम किया है। और उसमें बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स भी आए हैं। सबसे पहले 2008 में आए थे, तो 2009 में रिसेशन स्टार्ट हो गया था। तो फिर रिसेशन पे क्या हुआ था कि कास्ट कटिंग हुई, सैलरी रिड्यूस हुई 2008 में। 2008 में 8 में आप 8 के एंड में, यानी कि स्टार्ट हो गया 8 में आप कहाँ थे? 8 में मैं इंडिया में था। अच्छा, तो इनको रिसेशन से रिसेशन से मुझे ये बच गए थे। तो उस टाइम पे जो अच्छी बात ये थी कि हमारी जो कंपनी थी वो सबको बोनस देती थी, लेकिन बुरी बात ये हुई कि रिसेशन स्टार्ट हुआ तो हम महरूम हो गए बोनस से, तो हमें बोनस नहीं मिल सका। तो जो सबसे ज़्यादा जो मतलब परेशानी वाली बात थी कि स्टार्ट में आपको पता कि सैलरी बहुत कम होती है। फिर जब सैलरी कम थी तो उसके बाद भी रिडक्शन हुई तो और भी कम हो गई। लेकिन जो बेस्ट पार्ट था कंपनी का, ये कंपनी ने किया कि जो लोग वो समझते थे कि ये लोग काम कर सकते हैं या मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं, उनको उन्होंने पहले तो रहते कहाँ पे थे जब आए थे 2008 में? सॉरी 2008 में रहते कहाँ पे थे? हाँ, 2008 में जब मैं आया था तो कंपनी की अकोमोडेशन थी और हमारे कैंप जो हैं वो सोनापुर में थे। सोनापुर? जी। सोनापुर तो बहुत बदल गया होगा। हाँ, तुमको क्या उसमें और अब के जो टाइम पे मैं अभी गया हूँ अभी 2-3 दफ़ा, मतलब उस 2015 में मतलब मैं वहाँ पे रहता था। 8 से 15? हाँ, 2015 में मैंने मतलब वहाँ रहा हूँ। फिर 2016-17 में जब फैमिली आई तो भी तो रहते थे? हाँ, 2008 से मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि सोनापुर के पीछे जगह है मिजहत, करेक्ट। तो बहुत बदल गया होगा। यस। 8 का याद करते हो? और इवन के सोनापुर में उस टाइम पे कोई ऐसी मार्केट नहीं थी कि जहाँ पे हम लोग ग्रासरी कर लें। तो बहुत कुछ है। तो अभी तो वहाँ पे रेस्टोरेंट और इस तरह की चीज़ें सारी आ गई हैं, तो काफ़ी फैसिलिटेट कर दिया गया उसको। तो इस 18 साल में कितने सारे लोगों को तुमने सिखाया होगा? हाँ, सीखा भी है और सिखाया भी है। हाँ, ऑब्वियसली सीखा भी है, सिखाया भी। तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग जो जॉब है ना वो टफ तो है ही है। मोस्ट जो टफेस्ट जॉब्स हैं इन द वर्ल्ड उनमें से एक सिविल इंजीनियरिंग भी है। लेकिन खुशी तब मिलती है कि जब आप किसी का प्रोजेक्ट करते हैं, किसी को मतलब घर बना के देते हैं, आप उसको हैंड ओवर करते हैं, चाबी देते हैं, तो जब वो क्लाइंट या ओनर जो आता है रहने के लिए, तो हालांकि वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट तो नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट वो कहते हैं कि ठीक है मेरा घर मुझे मिल गया, तब बंदे को एक खुशी मिलती है। क्यों नहीं अप्रिशिएट करता? क्या लगता है, क्या हो जाता है ऐसा? उसमें जो सबसे जो मेन रीज़न है कि देखें, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उस टाइम पे जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनता है
तो क्लाइंट को एक डिफरेंट फीलिंग आती है कि अभी उसका प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है, मूव कर रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि लाइक कमर्शियली उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, तो तब फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट जो है ना वो तुमने डिफरेंस देखा है कि कौन ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, कौन कम होता है? डिपेंड ऑन, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपीरियंस क्लाइंट है, जो पहले भी प्रोजेक्ट्स बना चुका है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल और जो पहली बार बना रहा है कोई एक काम, उसमें डिफरेंस रहता होगा थोड़ा, हाँ बिल्कुल डिफरेंस रहता है उसमें। है ना? जिसने पहले बनाया उसको डील करना थोड़ा इजी रहता है चीज़ों को, वो उसको समझ में आ जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। आप इतनी क्लैरिटी से नहीं कह सकते कि वो समझ ही जाए। वो असल में जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं या पास में उसने काम किए होते हैं, उसमें वो बहुत चीज़ें सीख चुका होता है। हाँ। तो फिर वो उसके हिसाब से भी डील करता है मैनेजमेंट के साथ में या इंजीनियर के तो साथ तुमने तो में। बहुत सारे नेशनलिटी के साथ काम किया होगा, तो बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स रहे होंगे। इंडियंस के साथ काम किया हुआ है मैंने, रशियन के साथ, लोकल्स के साथ, ऑलमोस्ट एशियन सब, जो बांग्लादेश और इवन के गल्फ कंट्रीज लाइक सीरिया, मिस्र, सब के साथ मैंने काम किया हुआ है। तो मिस्रियों का तो विलास होता है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा विलास किसका होता है, कौन से मिस्रीज नेशनलिटी का का होता मतलब है? कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट लिया तो उसमें जो मैनेजमेंट आ गई होगी क्लाइंट की तरफ से, उस लिहाज से, नॉट कि मतलब मैंने ऐसा कोई उसका इंडिविजुअल विला नहीं बनाया। मतलब कंसल्टेंट्स में कंसल्टेंट में ऐसा होंगे, कह सकते हैं, या मिस्री, स्टॉक में। जी जी जी। तो बहुत यादें हैं इसमें। तो 2008 के लोग भी अभी भी होंगे जो कांटेक्ट में होंगे? हाँ कुछ हैं मेरे कोलीग्स, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ हैं, तो लोग हमारा हैं। है आपस में कांटेक्ट। जी जी। तो आपका कैसे अहमद भाई, मतलब कतर से यहाँ क्या ट्रांसफॉर्मेशन था ये? अगर पैशन की बात करें तो इसके लिए मतलब थोड़ा जानना पड़ेगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, हाँ। तो दो चीज़ें बचपन से मुझे बहुत फैसिनेट करती थी, वुड एंड फूड। अच्छा। तो और एक चीज़ की और बहुत ख्वाहिश थी कि मेरा अपना कुछ काम हो, छोटा ही सही लेकिन अपना हो। तो मैंने पहले अपना जो हाथ आजमाया वो फूड पे अपनाया। एक छोटा सा रेस्टोरेंट मैंने ओपन किया कतर में, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी और थोड़ा वक्त नहीं दे पाने की वजह से वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उसको मैंने तर्क कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा जो पैशन, आपके इंटरप्रेन्योरशिप के पास बाद में आते हैं इस टॉपिक पे। पहले ये बताइए, कतर में और यहाँ में लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस देखा? कतर की लाइफ ज़्यादा पीसफुल है, पीसफुल है। बहुत पीसफुल है। मतलब छोटा सा एग्जांपल पार्किंग का, कतर में आप कहीं भी जाते हैं तो आपको पार्किंग के लिए ऐसे वेट नहीं करना होगा। 5 प्रोस एंड कॉन्स बता दीजिए इस दोनों का। 5? हाँ। पार्किंग, कतर, और महंगाई वगैरह भी उसमें, महंगाई तो ऑलमोस्ट सेम है। आप ट्रैफिक, मुझे पैरामीटर्स बताइए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ट्रैफिक ट्रैफिक कतर ज़्यादा अच्छा है, बहुत बहुत कम मतलब ट्रैफिक। इस सेंस में एक तो जगह छोटी है, गाड़ियाँ भी कम है, लेकिन जो रोड का कॉम्प्लिकेशन है वो वहाँ यहाँ की तरह उतना डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। हाँ। मतलब ट्रैवल टाइम जो है वहाँ पे, अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर्स ट्रैवल करते हैं दुबई में, और वही 50 किलोमीटर्स अगर कतर में ट्रैवल करते हैं, तो एक जो बड़ा डिफरेंस आएगा, 50 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद भी आप दुबई में ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, दुबई बहुत बड़ा है इस मामले में। और कतर में 50 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हो सकता है आप समुद्र में चले जाएं। हाँ, दुबई की ब्यूटी ही यही है, आप मतलब आप राउंड भी करते रहेंगे, बिल्कुल, या स्ट्रेट भी जाते हैं आप, तो ख़त्म नहीं तो होता। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइज़ में कितना फ़र्क है। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली मतलब सिटी के बाहर तो वैसा ट्रैफिक होगा नहीं, तो चूंकि दोहा के अंदर तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक है भी, लेकिन दोहा के अगर आप बाहर मूव करते हैं तो बिल्कुल भी आपको ट्रैफिक है। अपॉर्चुनिटी 2022 से पहले ऑब्वियसली कतर का मार्केट बहुत ज़्यादा बूमिंग था, वो वर्ल्ड कप की वजह से बहुत ज़्यादा काम, मतलब हर किसी के लिए, हर फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी हो, कंस्ट्रक्शन हो, किसी भी सेंस में। लेकिन उसके बाद से थोड़ा स्लो हो गया। और लेकिन इन जनरल पहले भी 2022 से पहले दुबई में भी बहुत अपॉर्चुनिटी रही होगी। अब जैसे आप ट्रेंड देखें,
2022 से पहले जब कतर में ज़्यादा काम चल रहा था तो काफ़ी लोग दुबई से, ओमान से, सऊदी से मूव करके कतर जा रहे थे। इजी जॉब मिल रही थी, पैसे अच्छे मिल रहे थे, जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा थी उस टाइम में वहाँ पे। 2022 ख़त्म होते ही, मतलब वर्ल्ड कप ओवर हुआ और प्रोजेक्ट जब क्लोज होने शुरू हुए, सारे हैंड ओवर हो गए, तो वहाँ से लोग फिर बाहर मूव करना शुरू हो गए। फॉर एग्जांपल सऊदी में उस टाइम में नया प्रोजेक्ट आ रहा था, वो रेड सी वाला लाइन और वो जो प्रोजेक्ट है, तो काफ़ी लोग वहाँ से मूव करके गए। इवन कि हमारी कंपनी के कुछ लोग वहाँ मूव करके गए। तो मूव क्यों किया उन लोगों ने? ऑब्वियसली, मतलब कतर में चूंकि Opportunity प्रोजेक्ट कम थे होने नहीं की वजह ऑब्वियसली, तो दो ऑप्शंस थे, या तो वहाँ रह के इस इंतज़ार करें कि उनके पास प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए, फिर कंपनी उनसे कहे कि भाई अब काम नहीं है, अब आप अपना मतलब कोई दूसरा ठिकाना देखें, दूसरी जॉब देखें। तो उस वक्त का इंतज़ार न करते हुए उस चीज़ को पहले ही एंटिसिपेट किया कि ऐसा वक्त आने वाला है, पहले ही मूव कर गए। पहले मूव कर गए, सही बात है। आप जो दुबई आए इफ्तिखार जी। तो आप दूसरी कंट्री क्यों नहीं गए? हाँ, ये एक अच्छा सवाल किया आपने। मतलब उस टाइम में तो जैसे पाकिस्तान इंडिया में तो ये जो 5-7 जीसीसी कंट्रीज है, मतलब समझिए एक जैसा है। बाहर से देखते हैं अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से देखते हैं, सऊदी भी वैसे ही है। इसका मतलब कि कोई लिंक तो रहा होगा यहाँ पे। हाँ, इसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की ना, तो पाकिस्तान में एक ट्रेंड है जाने का साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया जी। तो अच्छी जगह थी। हाँ, तो मैंने किसी को पैसे भी दे दिए उस टाइम, जितने भी उसने मांगे, 2 लाख 3 लाख, तो ठीक है जी, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था, उसने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यह है कि आपका प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं फ्री था बिल्कुल घर में, तो इस तरह मेरा एक जाने वाला दोस्त था, तो उसने कहा कि काम करो कि आप ज्वाइन करो किसी जगह पे, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करो थोड़ा सा। अभी आपने जस्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, तो प्रैक्टिकल मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने कहा ठीक है, एक्सपीरियंस लेने के लिए। एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो मैंने अपनी सिटी के अंदर ही सियालकोट से जॉब स्टार्ट की। ऐसे एक बंदा मिला, ऐसे घूमते घूमते ऑफिस में गया, तो जो जर्नी स्टार्ट हुई ज़रा थोड़ी सी बहुत ही मतलब लो लेवल से स्टार्ट हुआ। उसने मुझे ऑफ़र किया उस टाइम पे 1500 पाकिस्तानी रुपीज़ से। वहाँ पे यहाँ पे वहाँ अच्छा पाकिस्तान पाकिस्तान में ही। हाँ हाँ। तो मैंने इनकार नहीं किया, मैंने कहा ठीक है डन। तो मैंने स्टार्ट लिया। सिर्फ मैंने 2 या 3 मंथ उनके पास काम किया। फिर एक रेफरेंस से दोस्त ने बोला नहीं आप दूसरी कंपनी में जाए। मैंने कहा ठीक है, जहाँ से मैंने फुल फ्लैज फिर स्टार्ट लिया। तो उस कंपनी का मैं नाम लेता हूँ मैं, अल सैफ कंस्ट्रक्शन थी। अभी भी है? तो अभी भी है अच्छा। जी। तो 26 अभी वो आए भी थे यहाँ दुबई में, लास्ट टाइम मैंने बताया था ना आपको, मेरे जाने वाले आए हैं कुलीग हाँ, वगैरह, हाँ, तो हाँ, वो वहीं थे, बोस थे अच्छा, उनके कंपनी अच्छा। के। तो फिर मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने बहुत मुझे- अच्छी बात है, मतलब जी। कि इतने इतने दिन तक रिलेशनशिप को मेंटेन Exactly, रख लेना, जी, जी। छोड़ने के बावजूद, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एम्प्लॉइज़ के साथ किसी भी कंपनी में, मतलब जनरली क्या होता है कि एम्प्लॉइज़ इतना सीरियस नहीं होता है इस मामले में। मतलब मुझे यहाँ से आज जॉब नहीं करनी है, दूसरी जगह अच्छी जॉब मिल गई, वहाँ छोड़ के चले गए। लेकिन वो रिलेशनशिप रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा बहुत शॉर्ट पीरियड है कंपनीज को लेके। मैंने अभी तक ये मेरी 4th कंपनी है, 2 पाकिस्तान में और 2 यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट मैंने जिस कंपनी में भी काम किया, मेरे रिलेशन उनके घर तक हैं और बहुत अच्छे रिलेशन हैं। और अभी तक भी मतलब लाइक फैमिली, हम लोग एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, बात करते हैं और किसी ना किसी टॉपिक पे बात होती रहती है। तो खैर फिर मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, उन्होंने मुझे थोड़ी अच्छी ऑफ़र की, आई थिंक 3500 पाकिस्तानी हिसाब से। तो फिर हमें प्रोजेक्ट्स मिले। उस टाइम पे आपको याद होगा 2005 या 6 में अर्थक्वेक आया था मुजफ्फराबाद कश्मीर में। अच्छा। तो उस टाइम पे एक न्यू टेक्नोलॉजी आई थी EVG के नाम के ऊपर। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये जो स्ट्रक्चर था ना ब्रिक्स का या सुपर, जो अपना कॉलम्स या बीम्स का इस तरह का, तो वो बहुत ज़्यादा कोलैप्स हुए थे उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की लाइट वेट स्ट्रक्चर, तो उसमें EVG उसका नाम था, मतलब क्या टेक्नोलॉजी का। अब उसमें थोड़ा सा वो दूसरा एक कंट्री में था, तो उनके अपने हिसाब से रखा हुआ था। तो खैर उन्होंने जब वो लॉन्च किया वहाँ पे, तो पहला प्रोजेक्ट जो मिला वो हमारी अल सैफ को मिला, अच्छा, उस टेक्नोलॉजी के उस टेक्नोलॉजी में। तो बहुत अच्छी जगह पे थे। और वो था मतलब वो कंपनी थी, वो थी ऑस्ट्रिया की। अच्छा। तो ऑस्ट्रिया में तो वो करते थे, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉन्च किया पाकिस्तान में, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया। तो हमें प्रोजेक्ट मिला वो स्कूल का, एज ए मतलब लाइक आप कह लें सैम्पल या एज ए मोकअप कह लें आप। तो जब मिला प्रोजेक्ट, तो फिर
हमारे बॉस ने मतलब उसमें कहा कि एक आप जाइए और साथ में 2-3 सुपरवाइज़र और अपनी टीम लेके जाइए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गए, हमने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। लेकिन स्क्रैच से स्टार्ट बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है ड्यू टू मैनी रीजंस वो टेक्नोलॉजी फिर कामयाब नहीं हुई। उसमें मैनी रीजंस थी, लाइक उसकी जो कास्ट इम्पैक्ट था वो ज़्यादा आ रहा था, और उसकी जो मटेरियल प्रोडक्शन थी वो दूसरे कंट्री में करना फिर लेके आना, तो उस वजह से फिर थोड़ा सा वो नहीं मतलब जो हम लोग वहाँ पे कर सके कंटिन्यू। तो खैर फिर वो मैंने पाकिस्तान से छोड़ा वो। तो हाँ, अभी आपने सवाल किया कि आप किसने बताया आपको दुबई में आने का, तो पहले मेरा कोरिया का हो रहा था, तो वो नहीं कोरिया में क्या करने वाले थे? कुछ नहीं, जनरल ऐसे ही जाके पता नहीं हेल्प। तो वहाँ पे एज अ विजिट भी जा सकते हैं? विजिट पे तो नहीं, डेफिनेटली जाना तो वर्क वीज़े पे था, तो जॉब का कुछ पता नहीं था कि वहाँ पे जाके आपको एज ए हेल्पर काम करना है, मोबाइल पैकिंग करनी है, व्हाट्सोएवर। तो मतलब वो एक डिफरेंट नोयत थी उसकी। एक मेरे जानने वाले हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि आप एक दफ़ा दुबई जाइए, उनकी भी कंपनी है यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा, अबू धाबी में। तो खैर उन्होंने मेरा विजिट वीज़ा निकाला, उसके बाद मैं उनके पास आया। तो फिर पहले वही तब विजिट कितने दिन का होता था? पहले विजिट होता था 2 मंथ का। अच्छा, अभी भी 2 महीने का? नहीं, अभी तो डिफरेंट कैटेगरीज आ गई हैं, आप 1 मंथ का भी कर सकते हैं, इस तरह डिफरेंट है। लेकिन उस टाइम पे आप ये नहीं कि आपने जो है ना कहीं बाहर से ही लेना है किसी ट्रैवल एजेंसी से, आप कंपनी भी निकाल सकती थी, स्पॉन्सर कर सकती थी, उस टाइम पे ऐसा चलता था। तो खैर मैं आया तो फिर वही ज़ीरो से स्टार्ट करना था, पता नहीं था, बिल्कुल न्यू इन्वायरमेंट। कैसे मिले यहाँ पे जी जॉब? हाँ, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप वही तो सुनेंगे story तो जानने के आपको लिए बहुत बैठे मज़ा आएगा उसमें। तो मैंने जब आया ना यहाँ पे तो विज़िट पे, तो मैं रात को तकरीबन 9-10 बजे पहुँचा एयरपोर्ट पे। जिस बंदे ने विज़िट निकाला था मुझे, उन्होंने लिया साथ में। अच्छा, उन्होंने मतलब मेरे साथ ताउन किया सारा कुछ। अब आपको पता है दुबई की लाइफ में तो वही मतलब एक रूम और 15-20 लोग लेटे हुए हैं, उसमें सारे मिक्स थे, मैसन भी थे, हेल्पर भी थे, डिफरेंट कैटेगरीज थे। तो वो जो टाइम था ना मेरे लिए, मैंने शायद वहाँ पे 10 दिन या 15 दिन गुजारे। वो मतलब मेरी लाइफ का टफेस्ट टाइम था, मुश्किल रही? बहुत मुश्किल टाइम था। तो फिर मैंने खैर अब इरादे लेके निकले थे कि नहीं कुछ करके आना है, वापस नहीं आना है ऐसे। और ऐसे नहीं थे कि हम लोग बहुत लैंडलॉर्ड थे पीछे, मतलब बैग में भी निज़ाम तो चलता था, लेकिन ऑन एवरेज चल रहा था। तुम्हारे पापा तो उसमें थे, वालिद इसमें आर्मी में थे। आर्मी में थे ना? अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी। तो फिर एक अज़म था, फिर मुझे मैंने जब 2-3 दिन के बाद घर बात की ना, तो फिर मुझे अबू ने कहा कि मैं जब सारी सूरत बताई, उन्होंने बोला आप वापस आ जाओ। वापस आ जाइए। हाँ, वो तो मैंने कहा नहीं, अब तो मैं नहीं आऊँगा, अब मैं कुछ करके आऊँगा। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। अब वहाँ उस टाइम पे जो मसला था, सबसे ज़्यादा जो मसला था वो था नेट का। इंटरनेट 2008 में इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। हाँ नहीं, तो आपको जाना पड़ता था नेट कैफ़े में। तो जॉब कैसे सर्च करनी पड़ती थी? थ्रू गल्फ न्यूज़, खलीज टाइम और 2-3 इनके और लोकल न्यूज़पेपर हैं। तो ऐसे जानने वाले थे, उन्होंने बताया कि आप गल्फ न्यूज़ पे देखिए, खलीज टाइम पे देखिए। तो गल्फ न्यूज़पेपर क्या करते थे हम लोग, मैं न्यूज़पेपर ख़रीदता था तो उस पर मैं अपनी टिक लगाता था कि कौन कौन सी कंपनी में, उसमें ज़्यादातर उस टाइम पे फैक्स चलती थी। फैक्स कि अगर आपको किसी जगह पे अपना सीवी ड्रॉप करना है तो आप थ्रू फैक्स करें। अब फैक्स करने के लिए भी आपको जाना पड़ता था कैफ़े पे, इंटरनेट कैफ़े पे। तो इंटरनेट कैफ़े उस टाइम मुझे याद है कि प्रॉबेबली 5 दिरहम पर आवर कुछ इस तरह चार्ज करते टाइम के लिए तो 5 दिन बड़ा, उस टाइम बड़ी अमाउंट थी 5 दिरहम जी। तो फिर मैंने इस तरह सीवीज़ वगैरह सेंड करना स्टार्ट की, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। आप यकीन करेंगे कि 1 मंथ तक ज़ीरो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। फिर मेरे एक जानने वाले हैं अलैन में, अच्छा, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि चलें यहाँ पे आ जाइए आप। तो फिर मैं वहाँ पे गया। उन्होंने मुझे कहा कि उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, लेकिन बहुत बड़ी नहीं थी, सिंगल विला बनाते थे। तो लेकिन अच्छी बात ये थी, पॉजिटिवली उन्होंने मुझे कहा कि आप सर्च करिए जॉब। कुछ उन्होंने मुझे बताया भी कि मज़ीद के कैसे आपको जॉब मिल सकती है। तो एक अच्छी बात ये थी कि उन्होंने मुझे पॉजिटिवली कहा कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप मेरे साथ रह सकते हैं, मैं आपको जॉब दे दूंगा अपनी जब तक के लिए आप जब तक के लिए आपको नहीं होती। ठीक, मैंने उनको यही कहा कि थैंक यू, आपने बहुत अच्छी ऑफ़र की है, लेकिन सिंस मैं मतलब बहुत मेरे इरादे हैं ये हो, तो मैं आपकी कंपनी इज़ ओके फ़ाइन, बहुत छोटी है, लेकिन मुझे किसी बड़ी कंपनी में काम करना है।
और एक बात तो है ना, जब आप किसी चीज़ को अज़म कर लेते हैं कि ये चीज़ हासिल करनी है तो वो बंदा कर लेता है। सही बात है। टफेस्ट भी हो तो वो बंदा कर सकता है। तो खैर फिर मुख्तसर मैं बताता हूँ आपको कि उन्होंने मुझे कुछ 2-3 कंपनी के और रेफरेंस बताए। उस टाइम पे अजमान में एक कंपनी पाकिस्तानी थी, अलकंतरा नाम की। मुझे सारी चीज़ अभी भी याद है, चूँकि आपने पूछा अलकंतारा। अलकंतारा था या अलकंतरा, कुछ इस तरह की कंपनी थी। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप आइए इंटरव्यू के लिए। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मेरे एक दिन में 3 इंटरव्यू हुए थे और तीनों इंटरव्यू सक्सेसफुल हुए थे और तीनों कंपनी ने मुझे ऑफ़र लेटर दे दिए थे। वाह, गुड। अब चॉइस मेरी थी, बॉल मेरी पॉकेट में था कि मैंने कहाँ जाना है। तो अलकंतारा में जो मैंने वहाँ पे भी ओके किया, ठीक है जी मैं आ जाऊँगा। फिर वापस आया, एक कंपनी और थी, उसको भी मैंने ओके किया, आ जाऊँगा। फिर ये मैस्क जिसका मैंने जिक्र किया था कि मेरा ज़्यादा जो जर्नी है वहीं पे गुजरा है, मैस्क में ही। तो मैस्क में फिर मैंने तीनों का कंपैरिजन किया, तो सबसे बेस्ट मुझे लगी मैस्क। तो यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ वहाँ पे काम। तुम्हारे बॉस कौन थे बस? हाँ, बॉस, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड सवाल है कि बॉस जो थे मेरे, मुझे जब कंपनी ने हायर किया, सारा कुछ मतलब डन हो गया, उन्होंने मुझे बोला कि आप जाएंगे। हमारा उस टाइम प्रोजेक्ट चल रहा था अल बर्शा में और 43 विलास थे। और जी, तो वर्षा में तो उस टाइम में कुछ नहीं रहा होगा। अल बर्शा में रिसेंटली अगर हमने विज़िट किया, आपको याद होगा, एक मैंने कंपनी में शायद जिक्र किया था किसी टाइम पे आपसे कि एपीआई के नाम से। एपीआई टावर। हाँ, एपीआई टावर्स। तो उन्हीं का ये मतलब ये प्रोजेक्ट था 43 विलास। जो सबसे अच्छी बात ये थी कि 43 विलास थे और उस टाइम पे वो, जब मैंने ज्वाइन किया, वो डिफरेंट स्टेज पे थे। कोई मतलब स्ट्रक्चर पे था, बेसमेंट, किसी का वाटर प्रूफिंग स्टार्ट था, किसी की फिनिशिंग स्टार्ट थी, किसी का ब्लॉक वर्क स्टार्ट था। तो सबसे जो अच्छी बात ये थी कि आपको एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल रही थी सीखने को। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट विलास, डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट मतलब ऐसे ही थे, क्लस्टर थे। जैसे मतलब 43 विलास में तो 6 विला एक रो में थे, फिर 8 विला एक रो में, 15 विला एक रो में, लेकिन वो एक ही मतलब बाउंड्री में थे सारे के सारे। तो ऐसा था। लाइक आप टाउन हाउस भी कह सकते हैं उसको, या विलास भी, लेकिन वो विलास थे तो विलास ही। शेख जायद रोड से मिला हुआ है ना ये जगह? ऑलमोस्ट शेख जायद रोड से मिला हुआ है। जी जी। तो फिर उसमें सबसे जो मैंने बोला कि बॉस का आपने पूछा है, तो उसमें जो बॉस थे हमारे, जो मुझे बताया गया कंपनी के फलाना फलाना बंदा है, उसका जो है ना आपने जाना है, उनसे बात कर लेनी है और आप स्टार्ट करिए। मैंने कहा ठीक है। जब मैं सुबह गया तो वो बंदा तो मिला ही मिला, उसके अलावा मुझे एक बंदा और मिला। उसने कहा मैं बॉस हूँ आपका। अब कन्फ्यूजन पैदा होगी, बॉस कौन है असल में। तो बॉस हो गया। तो पहले ही दिन दोनों बॉस की जो है ना अभी समझ नहीं आ रही थी। तो पार्किंग जो बनी थी, एक का नाम पीएम था, वहाँ पे एक का सीएम था और एक का साइट इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर था। 3 पार्किंग बनी हुई थी वहाँ पे। अब जिस बॉस का मुझे बताया गया था, जब उन्होंने कार वहाँ पे लगाई पीएम वाले पार्किंग में, तो जो सीएम आया तो उसने कहा कि तुमने यहाँ पार्किंग क्यों लगाई है। तो वो लड़ाई बड़ाई चली वहाँ पे। तो हम लोग वहीं पे और भी टेंशन में आ गई, ये क्या चल रहा है। क्योंकि साइट्स पे जगह बहुत कम होती है। हाँ, साइड पे की जगह मतलब 2-3 ही होते हैं। आप इंजीनियर फिर कंसल्टेंट्स भी होते हैं। हाँ, उनको भी गाड़ी लगानी होती है अपनी जगह पे। तो फिर इस तरह थोड़ा सा मसला चला आप आगे पीछे। फाइनली बॉस कौन हुआ? तो फाइनली बॉस जो थे वो हमारे इंडियंस हैं, तो बहुत अच्छे हैं। उनसे उन्होंने मुलाकात है बहुत तुम्हारी हेल्प अभी की। हाँ, तो फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें गाइड की, कैसे मतलब प्रोजेक्ट करना Obviously, होता है। तो हाँ। बंदा फिर सीखता चीज़ों को। तो फिर अच्छी बात ये थी कि फिर जो दूसरे बॉस थे फिर वो हट गए आफ्टर फ्यू मंथ। तो फिर हमने ही दोनों ने वो प्रोजेक्ट्स जो है ना सारा हैंड ओवर किया, 43 विलास। और वो कंपनी का उस टाइम पे एक स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट था 43 विलास। तो फिर हमने मतलब हैंडिंग ओवर कीज तक, हैंड ओवर करने तक वहाँ पे हम लोग रहे। सवाल ऐसा है कि दुबई में ऐसा क्या चीज़ है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको सक्सेसफुल बना रही हैं आज के डेट में, या इवन के बन भी रही हैं पिछले 20 साल से? इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मसलन मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप दुनिया की किसी भी मतलब जगह पे चले जाएं, चाहे वो कितनी भी डेवलप्ड कंट्री हो या अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, ऐसी सिक्योरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है फिलहाल? बिल्कुल जो उन्होंने पहला वर्ड बोला है वो मेरा भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेगा जवाब कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, ओके। और तीसरा जो मैंने ऑब्जर्व किया है और जो बना भी रहा है दुबई को, कि जो राइट्स हैं ना, चाहे वो लेबर्स हो, चाहे वो कोई अपग्रेड आदमी कोई भी हो, व्हाट्सएवर, तो राइट्स का जो है ना इनका ज़्यादा ख्याल रखते हैं ये लोग। दुबई नेक्स्ट 10 ईयर्स में आपको क्या लगता है, अगर इस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को इस बीच से हटा देते हैं अभी का जो चल रहा है, तो क्या लगता है कि अभी कहाँ जाएगा दुबई?
अभी जो करेंट सिचुएशन, हाँ अभी जो करेंट सिचुएशन है, अगर उसको इग्नोर कर दें, मतलब इंशाल्लाह ये चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएं और सब कुछ मतलब अपने पुराने रूटीन पे लौट आते हैं, तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल में पिछले 20 साल में जितना ग्रोथ हुआ है उतना अगले 10 साल में ग्रोथ हो होगा। जाएगा। आपको क्या लगता है इस पर? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अभी अगर आप देखते भी हैं हर सेक्टर में, लाइक जो कि इनका मेन हब है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, और अपार्ट ऑफ के वाट जो भी हो रहा है या हुआ है, अगर उसको भी साइड पे कर दें तो अभी भी जो मार्केट है वो सेम, मतलब दिखने में सेम है, और लोग आ भी रहे हैं और सेम मतलब बिजनेस भी चल रहे हैं, तो दैट विल बी कंटिन्यू। या अच्छा, दुबई में अभी, दुबई या पूरे यूएई में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो कमज़ोर है यहाँ पे अभी, जिस पे और फोकस करना चाहिए? इवन कि हम लोग भी बिजनेस करते हैं तो हम लोगों को भी उस सेक्टर में फोकस करना चाहिए। मतलब ऐसा कौन सा सेक्टर है जो अभी कमज़ोर है? मुझे लगता है एग्रो। एग्रो। तो अभी शेख हमदान ने तो ऑलरेडी हाँ वो अभी एग्रीकल्चरल पे हालांकि इन्होंने या फूड सिक्योरिटी पे। एग्जैक्टली और एक दूसरा सेक्टर जिसमें इन्होंने इनिशिएटिव भी लिया है और जो थिंग ऑफ फ्यूचर है, एआई। एआई, ये दो चीज़ें, एआई में भी इन्होंने काफ़ी फोकस किया है पिछले कुछ टाइम में, और एग्रो में लेकिन थोड़ी और ज़रूरत है। और ज़रूरत है। जी। लेकिन वेदर तो बहुत हार्श है यहाँ पे। तो आप बहुत सारी तो ऐसी क्या कंट्रीज दुनिया में हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली इस मैं वेदर वही को? कह रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनसे आप एग्जांपल जैसे ऑस्ट्रेलिया का वेदर मतलब ऑस्ट्रेलिया एरिया वाइज काफ़ी बड़ा है, लेकिन ज़्यादातर एरिया वहाँ पे इनहैबिटेड है, लेकिन उन्होंने काफ़ी एरिया को डेवलप किया है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा एक बहुत मतलब अच्छा या बुरा जो एग्जांपल कहें, इज़राइल, वहाँ भी एग्रो इंडस्ट्री ऑलमोस्ट वेदर सेम है जैसा यहाँ का है, लेकिन बहुत डेवलप है वहाँ की एग्रो डेवलप इंडस्ट्री। है। तो सीखने को तो कहीं से भी मिल जाए तो सीख सकते हैं। लेकिन इतना चकाचौंध दुबई में कौन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म ला सकता है? स्टार्टिंग तो कुछ गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने होंगे, जैसे कुछ सब्सिडीज। एग्जैक्टली कुछ सब्सिडीज। टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी वर्ल्ड में बहुत है, टेक्नोलॉजीज काफ़ी है, लेकिन technologies उसको उस पे के इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। इम्प्लीमेंटेशन तभी आएगा जब तक कि गवर्नमेंट बहुत फोकस एग्जैक्टली नहीं करती गवर्नमेंट है के इस पे। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी। अच्छा, इतने साल में जो आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में, तो क्या स्किल में चेंज आया है? जैसे जैसे दूसरे, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर्स या वर्कर्स हैं वो लोग तो सारे दूसरे कंट्रीज़ के हैं, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज से भी हैं, लेबनान, मिस्र, सीरिया, हर जगह से हैं। तो स्किल में चेंज आया है धीरे धीरे, मतलब लोग ज़्यादा स्किल्ड हो गए हैं यहाँ पे, या ज़्यादा स्किल आने लग गए हैं, या फिर वैसे ही है? नहीं, इसमें ऐसा नहीं कह सकते आप। डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है कि जो बंदा पहले कोई लेबर आएगी तो डेफिनेटली आहिस्ता वो कुछ सीखेगा तो वो स्किल्ड में चला जाएगा। जो नए लोग आएंगे तो हो सकता है उनको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो एज ए लेबर ही स्टार्ट करें। तो इसमें मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि काम करने वाले के ऊपर भी, कि लेबर कितना आगे बढ़ना चाहती है और कितना वो गेन करती है चीज़ों को। तो वो तो टोटली डिपेंडेड है ऑन द लेबर्स। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सेम लाइक कि जब मैं फ्रेशर था सिविल इंजीनियरिंग की, तो सीमेंट पाकिस्तान इंडिया में भी यूज़ होता है, यहाँ में भी होता है, वहाँ पे भी स्टील यूज़ होता है, यहाँ पे भी यूज़ होता है। फिर इसके बाद में और चीज़ें, कंक्रीट वहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है ना, मतलब दुबई का, यूएई का, वो कभी भी मैच नहीं कर सकता हमारे कंट्री के साथ में। वी आर मतलब बहुत बिहाइंड है, चीज़ें वही हैं सेम, लेकिन जो इनकी मैनेजमेंट, जो इनका मतलब वर्क स्टाइल, काम करने का तरीका कार, क्वालिटी प्रोवाइड करना, और जो सबसे अहम बात है कि जो ड्राइंग्स हैं वो एक मतलब बहुत रोल रखती हैं। बल्कि ड्राइंग दुबई म्यूनसिपैलिटी का स्टैंडर्ड, एग्जैक्टली जो दुबई म्यूनसिपैलिटी का स्टैंडर्ड है, आई डोंट थिंक सो कि एनी कंट्री कैन मैच विद द यूएई। अब हम लोग इस पे कुछ बात करते हैं, जैसे मतलब खाने पीने पे। आपका सबसे फेवरेट खाना कौन सा है, डिश कौन सा है? क्योंकि आप बनाते भी हैं, आप बनाना भी अच्छा जानते हैं। अरे माशाल्लाह, अच्छा बुरा जैसा भी है वो तो लेकिन हाँ शौक है मुझे। सही। हाँ, लेकिन खाने वाले कहते हैं कि हाँ ठीक ही रहता है। तो फेवरेट डिश कौन सा है आपका? टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है।
मतलब जनरली जब मैं बनाता हूँ तो दूसरे की पसंद का बनाता हूँ, मतलब जिसके लिए प्रिपेयर कर खुद रहा हूँ। खाना है तो हाँ, अगर खुद खाना है तो मुझे अपना देसी खाना सबसे ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर रेस्टोरेंट्स में खाना हो यहाँ पे दुबई में, तो अ, आप कहाँ जाना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? अम, अगर यही सवाल आपने कतर के सेंस में पूछा होता तो ये आंसर मेरे टिप पे होता, क्योंकि कतर के सारे रेस्टोरेंट्स का मुझे मतलब इतने दिनों में मैंने सबको एक्सप्लोर किया, सबका टेस्ट मुझे मालूम है, मैंने रिव्यूज़ लिखे हैं वहाँ पे सब कुछ। तो दुबई में एक अलीगढ़ शेफ, वहाँ की कुछ चीज़ें मतलब देरा में। पर्टिकुलरली एग्जैक्टली, तो वहाँ की मुझे वो यखनी पुलाव, वहाँ का मुझे वहाँ के पाए मुझे बहुत अच्छे लगे, रोटी मुझे वहाँ की बहुत अच्छी लगी। क्यों, क्या कुछ अलग है रोटी वहाँ पे? रोटी हाँ कुछ अलग तो है, उसमें आटे का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब मैदे का कंटेंट थोड़ा कम होता है, सिकी हुई बहुत अच्छी होती है। मेरे ख्याल से तंदूर का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत मैटर करता है रोटी सेकने के लिए, तो और ये उन्होंने depend करता है टेम्परेचर मेंटेन workers किया के है ना ऊपर definitely। वो बहुत अच्छा मेंटेन किया। कई बार अगर तंदूर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपके जो क्रस्ट है वो तो हार्ड हो जाएगा, मतलब लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से सिकती नहीं है। लेकिन वहाँ जो उन्होंने तंदूर का टेम्परेचर मेंटेन किया है मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। अलीगढ़ शेफ देरा का जो पाया है और जो रोटी आपने बोली, ये तो बेस्ट है। ये तो बेस्ट है, नो डाउट। 10 आउट ऑफ 10 है। 10 आउट ऑफ 10 इनको दे सकते हैं। और यखनी डेफिनेटली, क्योंकि यखनी हर जगह नहीं मिलती है। यखनी मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं खुद भी बनाता हूँ। हाँ। और नहीं, चूंकि दुबई में आप अगर यखनी ढूंढेंगे तो आपको शायद नहीं मिलेगी। नहीं, और अलीगढ़ शेफ की यखनी तो मशहूर है हर जगह पे। आपने अलीगढ़ शेफ में खाया कभी? हाँ बिल्कुल, मैं तकरीबन 4-5 दफ़ा खा चुका हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका, और मेरी फैमिली ने बहुत पसंद किया, बच्चों ने पसंद किया इसको। कौन सा डिश है जो सबसे अच्छा लगता है? डिश जो सबसे जो मुझे अच्छा पसंद आया है, एक तो यखनी पुलाव जो है, ठीक है, जो उसके अंदर स्पेशली आप देखेंगे ना कि मटन के पीसेस वगैरह, दैट्स वेरी परफेक्टली कुक्ड। ओके, उसका जो टेस्ट है ना उसमें कोई ऐसा नहीं कि कभी होता है ना थोड़ा स्मेल रह जाती है ऐसा, या बराबर वो गला नहीं है, थोड़ा सा हार्ड रह जाता है, ऐसा नहीं है। तो मोस्टली मुझे वो पसंद है, और रोटी तो डेफिनेटली के कोई मैच नहीं कर सकता, वेरी टेस्टी। खाना तो दुबई में बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सारी जगह पे जाएं आप, नैदा में जाइएगा तो वहाँ पे करीब 20 रेस्टोरेंट होंगे एक लाइन में और सब चलते हैं। तो दुबई का ये कल्चर तो बहुत अच्छा है। नाया भांडी अच्छा रेस्टोरेंट है, उनका ग्रिल काफ़ी अच्छा होता है, ग्रिल अच्छा है उनका, सर्विस भी अच्छी है उनकी, सर्विस भी अच्छी फास्ट है वो लोग। बिल्कुल। तो ये नया भाटी मेरे ख्याल है पाकिस्तान का रेस्टोरेंट है। अब हम लोग एक सेगमेंट पे आते हैं जैसे कि जिसमें हम ये बात करते हैं कि हम लोग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है लाइफ में भी, करियर में भी। हम लोग उस मिड बहुत करियर, उतार चढ़ाव देखे हमने। हम लोगों ने बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा होगा, आपने भी देखा होगा। तो हम लोग उतार चढ़ाव किसी और दिन बात करेंगे। अभी हम लोग ये समझते हैं कि जो अभी करियर जिन्होंने स्टार्ट किया है 25 साल में, या 25 साल के हैं, या 20 से 25 साल के हैं, उनको क्या लगता है कि आप उनको सजेस्ट करेंगे कि अपने कंट्री छोड़ के दुबई आके काम करें या वहीं काम करें? क्योंकि जब हम लोग जब आगे बढ़ जाते हैं तो अपना निशान छोड़ जाते हैं। तो निशान छोड़ने का मकसद, बोलने का मकसद ये था कि जो करियर में हम लोगों ने किया उसे कोई सीखे। ज़िंदगी का मकसद तो यही है, अदरवाइज़ तो कमा खा के तो बहुत सारे लोग मर गए। जिसमें सैयदा ज़हरा है पाकिस्तान की, क्या नाम है, सैयदा ज़हरा नाम है उनका ना। तो उन्होंने लिखा है कि इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि वो दुनिया की नज़रों में बड़ा हो जाए, बल्कि ये है कि वो अपनी नज़रों में गिरने से बच जाए। ज़मीर की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। तो अभी इस फेज़ में जितने सारे नौजवान हैं, मतलब जेनज़ी जिसको बोलते हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे दुबई आने के मुतालिक भी, और इन जनरल करियर वाइज भी? ना मैं उनको आने के लिए इंस्पायर करूंगा और ना मैं उनको आने से रोकूंगा, लेकिन ये कि जहन में पहले से इस चीज़ को बिठा के रखना कि मुझे पढ़ाई मुकम्मल करनी है और बस चले जाना है, ये सही नहीं है। अगर वहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो अगर वहाँ अच्छी जॉब मिलती है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वहीं कंटिन्यू करें। वहाँ भी ग्रोथ है, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ कंटिन्यू करें। आप क्या लगता है?
डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम द होम, वहीं से करना चाहिए स्टार्ट। और मुझे लगता है कि जो होम कंट्री है उसमें भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे किसी भी सेंस में, लाइक अगर कोई पढ़ लिख डॉक्टर बन जाता है तो ही कैन स्टार्ट हिज हॉस्पिटल, समथिंग लाइक दैट। कोई इंजीनियर बन जाता है तो कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकता है या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टार्ट कर सकता है। तो अगर उस मतलब वो वहाँ पे रह के प्रॉपर हैंडल करता है चीज़ों को तो कंटिन्यू करना चाहिए। अगर किसी जगह पे उसको लगता है कि नहीं हैंडल चीज़ें हो पा रही, हो सकता है देयर आर मैनी थिंग्स, तो मूव करना चाहिए और मूव करने का तभी कहा भी गया है। अपॉर्चुनिटी बनेगी वहाँ पे, नए बिजनेसेस यस, सो मेरे ख्याल से स्टार्ट फ्रॉम द होम, देन लेट्स सी टाइम टू टाइम, जैसे हमारे साहब ने कहा है। अभी क्या लगता है आपको, इस उम्र के पड़ाव में आके कुछ निशान छोड़ रहे हैं आप आने वाले जनरेशन के लिए, या अभी उस पे काम कर रहे हैं? अपने आप को एवेल्युएट करना थोड़ा मुश्किल काम है, ये तो दूसरे एवेल्युएट करें लेकिन तो एक ज़्यादा better सब्जेक्ट हो होगा। कि हम इस पे काम तो लेकिन कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने ऐसी की हैं जो हो सकता है लोगों को इंस्पायर भी करे। ये एक बड़ा डिसीजन था मेरे लिए कि मैं एक अच्छी खासी जॉब को छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। अब अगर खुदा न खास्ता अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होता हूं तो ऑब्वियसली ये एक अच्छा मिसाल नहीं होगा, लेकिन अगर सक्सेसफुल होता हूँ अल्लाह करे तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छा मिसाल होगा कि ये भी उसके लिए मतलब शेर याद आ गया, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तजुर्बा होगा, तजुर्बे लेने के लेकिन बहुत महंगा तजुर्बा होगा। सही बात है। आपको क्या लगता है कि आपने क्या निशान छोड़ा है? कोई जरूरी नहीं है कि हाँ, मैं पूरे बता सकता आवाम हूँ के आपको। लिए, लेकिन देखें, जहाँ से आप आते हैं वहाँ से मुझे तो क्या कुछ लगता छोड़ा है होगा। कि बंदा जब किसी भी फील्ड में काम करता है ना तो वो मिसाल बनना चाहिए बंदे को। जैसे मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि मुझे लगता है कि जो मेरी फैमिली या फ्रेंड सर्कल, उन सब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वेल ग्रेजुएट हुआ अपने फैमिली में या अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में। तो मैंने कम से कम ये तो छोड़ा अपना कि मैं एक गांव से उठा, कहाँ से मैंने स्टडी स्टार्ट की, साइकिल पे जाना, पैदल जाना, फिर अपने विलेज से सिटी पे जाना बाय बस, फिर बस तक जाने के लिए भी पैदल जाना, 2-2 घंटा 1-1 घंटा चलना। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया, तो मैं फिर आहिस्ता 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 मंजिल को तय करते, जैसे कहते हैं ना स्टेप्स, आपने पहला स्टेप लिया, दूसरा, तीसरा, तो मैं मंजिल पे पहुँचा। और मुझे आज जो भी मेरे रिश्तेदार या फ्रेंड या कोई भी फ़ोन करता है या बात करता है तो वो बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करते हैं। रीज़न इज़ दैट कि मैंने हार्ड वर्क किया और डेफिनेटली वालदैन के पीछे मतलब पूरी मतलब बैकअप होता है, सपोर्ट होती है बड़े भाइयों की, सिस्टर्स की। तो मुझे लगता है कि आपको मिसाल ऐसी क्रिएट करनी चाहिए कि लोग इंस्पायर हों उससे। और मुझे लग भी रहा है कि मतलब मुझे देख के जैसे मेरी सिस्टर्स हैं, भाई हैं, वो अपने बच्चों को कम से कम ये तो कहते हैं कि देख लीजिए कि हमारा भाई मामू जैसे बनो, मामू जैसे बन जाए। तो यही that is the reason. सही बात है। Yeah. अदरवाइज तो, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले लोग बुक्स लिखते थे, है ना? Correct. कोई अगर फिल्म बनाता है एक डायरेक्टर, तो समझिए एक तरह से बुक छोड़ के जाता है आने वाले नस्ल के लिए। अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। लोग बुक्स लिखते थे तो वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो उनके नाम से है इस वजह से वो उनको शोहरत मिल रही है, ऐसा तो है नहीं। जो पढ़ रहा है वो उससे बहुत ज़्यादा फैज़याब हो रहा है। तो वैसा निशान तो छोड़ना चाहिए इंसान को, मतलब सिर्फ कमाना खाना तो बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, तो अच्छा रहा आज का सेशन, हम लोग यहीं पर रैप अप करते हैं।